So friends, welcome to the channel of A Plus Law Academy. I hope you all are in good health and सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे. So as far as today's session is concerned, this is a very important session for all the aspirants, those who are preparing for the judicial services exam as well as for the other competitive exams related to law. Either it can be Delhi APP, it can be any other exam related to the law officer or any ADPO exam. Now, as far as today's session is concerned, what is the main important thing that I will be discussing over here is कि देखो in the judiciary exams the pattern is कि most of the times they used to ask some judgments which are very recent, है ना. बहुत बार recent judgments जो है वो पूछी जाती हैं. So आज के सेशन में हम लोग 2025 की बहुत इंपॉर्टेंट 23 जजमेंट्स जो है वो मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं. तो इन जजमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आपके एग्जाम्स के अंदर. आप लोग जैसे पहले ही जानते हैं कि हम लोग हमारे यूट्यूब के सेशन में एग्जॉस्टिव केस लॉज डिस्कशंस जो है वो करते हैं. A Plus Law Academy provides the complete foundation courses also for the judicial services exam. और हमारे YouTube के प्लेटफॉर्म पे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप सभी लोगों को टू द बेस्ट वटेवर वी कैन डू, हम उस तरीके से आपको जो भी हम कंटेंट देना चाहते हैं वो हम देते हैं. सो आज के सेशन में आपके साथ 23 जजमेंट्स जो हैं वो डिस्कस करने वाला हूं, जो 2025 में पास हुई हैं, एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, एंड इवन इफ यू आर राइटिंग द मेंस आंसर एंड दीज जजमेंट्स आर रिलेटेड टू द वेरी कोर टॉपिक्स ऑफ आवर सिलेबस. जुडिशरी का जो हमारा मेन सिलेबस जो ऑलमोस्ट हमारी जितनी भी स्टेट्स है उनके लिए कॉमन रहता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स हैव द डिस्कशन ऑन दिस टुडे. The first judgment that I will be discussing is of section number 41 capital A of the CRPC. अब section 41 capital A CRPC as well as 35 subsection 3 of the BNSS. Now what this provision says, आपका सेक्शन 41 कैपिटल ए सीआरपीसी ओब्लिक 35 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी ये कहता है that whenever the police officer finds that he is not required to arrest any person, though he is competent to arrest, लेकिन उनको लगता है कि अरेस्ट नहीं करना है, so they can serve a notice to that person to appear in the police station and the police officer can ask questions to that person in the police station itself, जिसको हम नोटिस ऑफ अपीयरेंस के नाम से भी जानते हैं. तो 41 कैपिटल ए नोटिस ऑफ अपीयरेंस की जैसे बात करता है, तो एक सवाल सत्येंद्र कुमार अंतिल का एक जजमेंट आया 2025 में, एक पुराना जजमेंट है और अभी एक रिसेंट जजमेंट 2025 में फिर से आया है सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई के ही टाइटल से. अब इस केस में व्हाट वाज द मेन इशू कि जो एक नोटिस जारी किया जाता है पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा 41 कैपिटल ए या 35(3) बीएनएसएस के अंदर, 41 कैपिटल ए सीआरपीसी 35(3) बीएनएसएस के अंदर, तो क्या वो जो नोटिस है व्हाट्सएप के थ्रू अगर भेजा गया है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भेजा गया है, तो डू इट विल बी कंसीडर्ड टू बी वैलिड. तो क्या उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जवाब है वो मैं आपको बताता हूं. जो इशू इस पर्टिकुलर केस में था वो ये है कि वेदर नोटिस अंडर 41 कैपिटल ए सीआरपीसी ओब्लिक 35(3) ऑफ द बीएनएसएस कैन बी सर्व्ड इलेक्ट्रॉनिकली. तो हुआ क्या कि जैसे पुलिस वालों ने व्हाट्सएप पे किसी को नोटिस भेज दिया कि जी आप जो है फलानी डेट पे थाने में हाजिर हो, तो क्या ऐसा संभव है या नहीं. सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियरली स्टेटेड कि सर्विस बाय व्हाट्सएप और इलेक्ट्रॉनिक मोड्स इज नॉट वैलिड. ये सर्विस वैलिड नहीं मानी जाएगी. प्रॉपर नोटिस होता है, उस नोटिस में लिखा जाता है कि कौन व्यक्ति को कहाँ पे पेश होना है, कहाँ पे उसको बुलाया जा रहा है, तो ये सारी चीज बहुत डिटेल में होनी चाहिए. तो लिखा है ओनली स्टैट्यूटरली प्रिस्क्राइब्ड मोड्स आर वैलिड. तो कुछ हमारे सर्कुलर्स हैं, कुछ ऑलरेडी गाइडलाइंस हैं जिनके बेसिस पे बताया गया है कि नोटिस ऑफ अपीयरेंस कैसे भेजा जाएगा, उसके अंदर क्या लिखा जाएगा, क्या कंटेंट होगा. तो वो स्टैट्यूटरी मोड जो है उसी को फॉलो करते हुए नोटिस जो है वो भेजा जाएगा. तो 3 प्रोविजंस यहां पे बहुत लाइमलाइट में रहे. एक तो आपका सेक्शन 41 कैपिटल ए सीआरपीसी, जो पुलिस वाले किसी ऐसे व्यक्ति को नोटिस भेजते हैं जिसको हमें लगता है कि हम अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें अरेस्ट करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, तो हम उसको नोटिस ऑफ अपीयरेंस देते हैं, जिसमें हम उस व्यक्ति को कहते हैं कि आप फलानी डेट पे जो है या फलाने दिन जो है थाने में अपीयर हो, अपनी अपीयरेंस इंश्योर करें और हम आपसे कुछ सवाल जवाब जो है वो करेंगे. दूसरा यहाँ पे जो एक सेक्शन रेफर किया गया है दैट इज 160 सीआरपीसी ओब्लिक 179 बीएनएसएस. तो 160 सीआरपीसी ओब्लिक 179 बीएनएसएस में क्या है, देखिए पुलिस वाले जब लोगों के बयान दर्ज करते हैं, कोई केस रजिस्टर हो गया, एफआईआर लॉज हो गया, बयान दर्ज करने हैं, तो बयान दर्ज करने के लिए पुलिस ऑफिसर्स कॉम्पिटेंट होते हैं, लेकिन
या तो पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति विशेष के घर जाके वहां पे उसका बयान दर्ज करता है, या व्यक्ति विशेष को थाने में बुला के उसका बयान दर्ज किया जा सकता है। अब उसमें पूरा क्राइटेरिया होता है कि किन लोगों को आप थाने में नहीं बुला सकते, किन को बुला सकते हो, तो वो एक पूरा प्रोसेस है। सीआरपीसी और बीएनएसएस के अंदर वो सारी चीजें लिखी गई हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट है यहां पे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो एक पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स को जानता है, अ पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, do that person can be called by the police officer to appear before himself। तो ऐसा जो है, ऐसा एक नोटिस दिया जाता है, वो है 160 सीआरपीसी का नोटिस या 179 बीएनएसएस का नोटिस। ये नोटिस जनरली, मतलब वैसे तो सभी लोगों के लिए ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन अगर आप मार्जिनल हेडिंग पढ़ें तो इट इज बेसिकली अ नोटिस गिवन टू अ पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। तो ये विटनेस को भी भेजा जा सकता है, तो वो नोटिस भी यहाँ पे कवर हो रहा है। और तीसरा है 175 सीआरपीसी और 195 बीएनएसएस। तो 175 सीआरपीसी ओब्लिक 195 बीएनएसएस के अंदर क्या है कि जब भी कहीं पे इंक्वेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है, इंक्वेस्ट मतलब कि कोई ऐसी प्रोसीडिंग्स हैं जहां पे अभी तक एक व्यक्ति की डेथ हुई, कॉज ऑफ डेथ जो है वो एबनॉर्मल दिखता है, तो अगर हमें किसी व्यक्ति से कोई सवाल जवाब करना है तो उसको हम थाने में बुला सकते हैं। ऐसा एक नोटिस पुलिस वाले जारी करेंगे। तो ये तीन सिनेरियोज में किसी व्यक्ति को अरेस्ट अगर करना है लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि उसको थाने में बुला के काम हो जाएगा, तो 35(3) के अंदर नोटिस जाता है। किसी भी व्यक्ति विशेष जिसकी कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है, उस व्यक्ति को आप थाने में बुला सकते हो, उसके लिए पूरा प्रोसेस 179 बीएनएसएस के अंदर है, उसके लिए भी नोटिस चला जाता है। और तीसरा 195 बीएनएसएस जो मैंने आपको बताया कि जब एबनॉर्मल डेथ हो, इंक्वेस्ट कंडक्ट हो रहा हो, तो उस सिनेरियो में भी द पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, ऐसे व्यक्ति को हम थाने में बुला के उससे कोई भी पूछताछ करनी है वो कर सकते हैं। तो ये जो तीन तरह के नोटिस है, ये नोटिस स्टैट्यूटरली जो मोड्स बनाए गए हैं उसी मोड से जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस जो है व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू, ऐसी सर्विस जो है वो वैलिड, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, नहीं मानी जाएगी। तो यही पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड सब्स्टिट्यूट्स ऑफ दीज पर्टिकुलर नोटिसेस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था, ये इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जजमेंट बहुत पुराना है, सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई, लेकिन अगर आप 2023 वाली जजमेंट्स रख रहे हो तो उसमें वो बेल्स और अरेस्ट से रिलेटेड पूरा प्रोसेस बताया गया था, लेकिन ये जो जजमेंट है ये नोटिस से रिलेटेड ये जजमेंट जो था 2025 में आया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट केस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है अपॉइंटमेंट्स ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को लेके। देखिए ये हो सकता है ये विषय बहुत आप लोगों को ऐसा लगे कि बहुत अच्छी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो एडवोकेट जनरल्स या जो सरकार के जो वकील होते हैं, प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, उनको कभी कभी डायरेक्टली गवर्नमेंट जब अपॉइंट करती है, पैनल से अपॉइंटमेंट होता है, या फिर सरकार अगर हाईकोर्ट के लिए अपॉइंटमेंट कर रही है तो अपने चहीते लोगों को अपॉइंट किया जाता है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये चीजें हमें दिखती हैं। पॉलिटिकल फिगर्स या पॉलिटिकल एसोसिएटेड व्यक्तियों को देखा गया है कि उनको एडवोकेट जनरल या सरकार के वकील के तौर पे उसकी नियुक्ति जो है वो की जाती है। तो इस कंटेक्स्ट में, इस संदर्भ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट जो था उसमें इस चीज को उठाया कि ये जो अपॉइंटमेंट है प्रोसिक्यूटर्स की, ये मेरिट बेस्ड होनी चाहिए, नेपोटिज्म बेस्ड नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या जजमेंट है उसके ऊपर चर्चा करते हैं और मैं आपको ब्रीफ बताऊंगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस केस में कहा। महावीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का ये जजमेंट है, 2025 में ये जजमेंट आया और लिखा पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को लेके इसमें इशू था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो अपॉइंटमेंट होती है प्रोसिक्यूटर्स की, दैट मस्ट बी ऑन मेरिट, दैट मस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द पर्सन, एंड दैट मस्ट बी आफ्टर द कंसिडरेशन ऑफ द लीगल प्रोफिशिएंसी ऑफ दैट पर्सन। कि अगर उस व्यक्ति की लीगल प्रोफिशिएंसी को दरकिनार कर दिया गया, वो इंटीग्रिटी वाला व्यक्ति नहीं है या वो व्यक्ति मेरिट पे सिलेक्ट नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान जो है सरकार को हो सकता है। और ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है कि नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म जो है वो इनपरमिसिबल है। ये अब किसी व्यक्ति विशेष का नाम यहां पे लेना उचित नहीं होगा, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है, जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में किसी बाहर के व्यक्ति को जो है वो एडवोकेट जनरल बनाया गया, तो ऐसी अपॉइंटमेंट्स देखा जाता है कि नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म से प्रेरित होती हैं। तो आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या ऑब्जर्वेशन दिया है कि महावीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2025 का ये केस। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या मेन पॉइंट कहा वो मैं आपको बताता हूं।
ये इस जजमेंट का ही एक कंटेंट मैंने यहाँ पे निकाल के आपके लिए रखा है, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट्स को ये जजमेंट का ब्रीफ जो है वो चाहिए, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको केस लॉ समरी जो है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप बस एक बार ज्वाइन करके एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा कि जो 2025 के जजमेंट्स आपने डिस्कस किए वो आपको चाहिए, तो आई विल शेयर इट। जजमेंट जो हमारी एप्लीकेशन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मिल जाएगा, और कमेंट्स में भी उसको पिन में कर दूंगा, तो वहां से भी आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मुझे लगता है कि ये हम सब लोगों को पता होना चाहिए कि इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन रहा। तो लिखा है, सच इज अ स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री, दिस इज बाउंड टू हैपन व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट अक्रॉस द कंट्री अपॉइंट एजीपीज एंड एपीपीज इन देयर रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट सोलली ऑन द पॉलिटिकल कंसिडरेशंस। ये जितने भी लोग अपॉइंटेड हैं, हो सकता है उनको मेरी बात ये चुभ जाए, लेकिन ये मैं नहीं कर रहा, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ठीक है। कि जितने भी एडवोकेट जनरल्स अपॉइंट होते हैं या एपीपीज अपॉइंट होते हैं, प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट होते हैं, वो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए अपॉइंट हो जाते हैं। फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म इज वन एडिशनल फैक्टर फॉर कॉम्प्रोमाइजिंग मेरिट, कि बहुत सारे लोग कॉम्पिटेंट नहीं है, मेरिटोरियस नहीं है, फिर भी उनका सिलेक्शन जो है वो हो रहा है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है। दिस जजमेंट इज अ मैसेज टू ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स दैट एजीपी एंड एपीपीज इन रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट शुड बी अपॉइंटेड solely on the merit of the person. The state government owes duty to ascertain the ability of the person, how proficient the person is in law, and overall background and his integrity. ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप अपॉइंटमेंट करते समय, सरकार को ये सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन समझ लीजिए कि आप अपॉइंटमेंट करते समय उस व्यक्ति विशेष की, उस वकील की एबिलिटी को सबसे पहले चेक करें। ऐसा नहीं कि किसी को भी आप जो है एडवोकेट जनरल बना दे। दूसरी चीज, कितना प्रोफिशिएंट वो व्यक्ति है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी इंटीग्रिटी कितनी है ऑफिस होल्ड करने में, क्योंकि ये ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ऑफिस है। फर्दर, व्हाट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड स्टेटेड, time and again the court has observed that in so many of its decisions that such appointments, be it in the high court or in the district judiciary, should only be taking into consideration the merit of the candidate and no other consideration should weigh in such appointments. आप सिर्फ व्यक्ति की मेरिट देखो और किसी चीज को आप कंसीडर जो है वो ना करें, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो होते हैं या जो सरकार के वकील अगर हम कहें, तो वो एक पब्लिक पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं। द प्राइमेसी गिवन टू हिम अंडर द स्कीम ऑफ सीआरपीसी इज हैज अ स्पेशल पर्पस, है ना। तो एक प्रोफेशनलिज्म, ऑफिशियल ऑब्लिगेशंस, प्रिविलेजेस जो है वो साथ में अटैच नहीं इसके। His office may be termed as office of profit as he remains disqualified to contest the election so long as he hold the office through permanency is attached to the office and not to the term of his office. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे दी। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि प्रोसिक्यूटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बट इज ए इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ही परफॉर्म्स स्टैट्यूटरी ड्यूटीज एंड फंक्शंस, ही होल्ड ऑफिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी and he has been enclosed with the power to withdraw the prosecution on the directions of the government. तो ये सारी चीजें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपॉइंटमेंट्स करते समय ध्यान में रखनी चाहिए, इंटीग्रिटी को ध्यान में रखें, पॉलिटिकल मोटिवेटेड पॉलिटिकल कंसिडरेशंस केवल जो है उनको ना देखा जाए। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, वो अगला जो जजमेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, वो डाउरी डेथ के ऊपर एक जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2025 में आया है। इस जजमेंट का नाम है करण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। 2025 का ये केस है। 2025 के इस केस में डाउरी डेथ को लेके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन दिया। देखिए, जब भी डाउरी डेथ का केस होता है तो 304B यहाँ पे आईपीसी का रेफर किया गया है। तो जितने लोग डाउरी डेथ वाले केसेस जो डिटेल में नहीं जानते, तो मैं आपको ब्रीफ दे देता हूं कि अगर किसी भी महिला की, मैरिड वुमेन की जो डेथ है, बर्न्स या बॉडीली इंजरीज या सुसाइडल या होमिसाइडल डेथ अगर वो है, और डाउरी डिमांड उससे की जा रही थी, और विद इन द 7 years ऑफ मैरिज वो उसकी डेथ अगर हुई है, एंड सून बिफोर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी, डाउरी रिलेटेड हरासमेंट, डाउरी रिलेटेड क्रुएलिटी उसके साथ हुई, दहेज से प्रताड़ना उसकी जो थी वो हो रही थी दहेज से रिलेटेड, तो ऐसे सिनेरियो में डाउरी डेथ का जो चार्ज है वो उसके हस्बैंड या रिलेटिव्स के ऊपर लगाया जा सकता है। प्रिजम्पशन ये ड्रॉ की जाती है कि हस्बैंड या रिलेटिव्स ने ही डेथ जो है वो कॉज की है, लेकिन जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं विद इन 7 years ऑफ मैरिज, देयर मस्ट बी अ लिंक बिटवीन, एक लाइव लिंक होना चाहिए डेथ
और डाउरी रिलेटेड हरासमेंट के बीच में। ठीक है, तो अगर वो चीजें आपको मिल जाएं तभी आप किसी व्यक्ति का कन्विक्शन कर सकते हैं। तो असेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बताए कि अननेचुरल डेथ है, या तो बर्न्स है, बॉडीली इंजरी है, अदरवाइज है, विद इन 7 years ऑफ मैरिज, डाउरी रिलेटेड क्रूएलिटी एंड सून बिफोर डेथ। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, और अगर ये सारी चीजें सिद्ध हों तभी आप डाउरी डेथ के अंदर व्यक्ति को कन्विक्ट जो है वो कर सकते हैं, अदरवाइज आप कन्विक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कही कि होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा और अगर इसमें डिटेल में जाऊं तो हमारे एविडेंस एक्ट या साक्ष्य अधिनियम के अंदर एक प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन ये है कि अगर कोई भी डाउरी डेथ का केस है तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि हस्बैंड या इन-लॉज ने ही डेथ किया है। ये डेफिनेटली रिबटेबल प्रिजम्पशन है, लेकिन कोर्ट प्रिज्यूम करेगा, तो कोर्ट शेल प्रिज्यूम ऐसा वर्ड यूज हुआ है, मैंडेटरी प्रिजम्पशन है। लेकिन जब ऐसे केसेस ट्रायल्स में आते हैं तो जजेस बहुत मैकेनिकली इन केसेस में कन्विक्शन जो है वो ऑर्डर करते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ध्यान से इस केस में एक डायरेक्शन दिया, ऑब्जर्वेशन दिया कि ऐसा आप ना करें। दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जुडिशियल अकेडमीज मस्ट ट्रेन द जजेस प्रॉपरली। जितने भी हमारे देश में जुडिशियल अकेडमीज हैं जो जजेस की ट्रेनिंग करवाती हैं, उनको कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आप जजेस की ट्रेनिंग तरीके से करवाइए, क्योंकि बहुत सारे जज ऐसे हैं जो बिना एलिमेंट्स को देखे, बिना इंग्रेडिएंट्स को देखे, बिना फैक्ट्स और एविडेंसेस को अप्रिशिएट किए, उनका अप्रेजल किए, सीधा कन्विक्शन कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड। तो ये एक ऑब्जर्वेशन इस केस में रहा। इसके बाद अगला जो केस है वो हमारा बीएनएसएस से रिलेटेड, इवन और सीआरपीसी आप कह सकते हैं, तो उससे रिलेटेड है। 156(3) सीआरपीसी, 175(3) बीएनएसएस। क्या है इसमें वो मैं आपको पहले बताता हूं। मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि मैजिस्ट्रेट पुलिस को ऑर्डर दे सकते हैं कि वो प्रॉपर एक एफआईआर लॉन्च करें और इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपरली कंडक्ट करें। अब इसी में ये केस एक आया, ओम प्रकाश अंबेडकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अभी जब हमारी फाउंडेशन की क्लासेस चल रही हैं तो बीएनएसएस में इस जजमेंट को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन आपके लिए यूट्यूब के माध्यम से जितना हम इसको डिस्कस करेंगे वो आपके लिए पर्याप्त है। बाकी जजमेंट आपको मैंने बताया कि मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। तो इश्यू क्या है, तो होता क्या था कि मैजिस्ट्रेट के पास, देखिए मैं आपको ब्रीफ से बताता हूं क्योंकि बहुत सारे हो सकता है लोग हमारे इस वीडियो को इस तरह भी सुन रहे हो सिर्फ जानकारी लेने के लिए। हो सकता है आप कानून के विद्यार्थी ना हो सकता है आप अधिवक्ता ना हो, तो आपको मैं समझाना चाहता हूं और सभी लोगों को कि जब पुलिस ऑफिसर किसी केस में, कॉग्निजेबल केस में एफआईआर लॉन्च नहीं करते हैं तो इन्फॉर्मेंट का दूसरा ऑप्शन होता है कि वो सुपीरियर ऑफिसर एसपी के पास जो है वो जाके इंफॉर्मेशन दे दे। हो सकता है एसपी उस पर कोई एक्शन ले ले, लेकिन अगर एसपी ने भी एक्शन नहीं लिया तो अगला ऑप्शन होता है कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए। तो मजिस्ट्रेट के पास जो एप्लीकेशन लगती है वो लगती है 156(3) सीआरपीसी या 175 सबसेक्शन 3 बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की एप्लीकेशन आप लगाएंगे। अब इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कि आपने जब एप्लीकेशन लगाई तो एप्लीकेशन के साथ आपको एक एफिडेविट लगाना होता है कि आपने इस एप्लीकेशन को मूव करने से पहले आप पुलिस के सुपीरियर ऑफिसर के पास आप गए थे और उस एफिडेविट को आपको कोर्ट में सबमिट करना होता है। जब आप अपनी एप्लीकेशन कोर्ट में दायर करेंगे तो कोर्ट ऑर्डर पास करने से पहले कोर्ट की ड्यूटी है कि कोर्ट पुलिस वालों को, कंसर्न्ड स्टेशन हाउस ऑफिसर या जो भी वहां पे कंसर्न्ड अधिकारी है, उनको पूछें कि आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया, और उसके बाद ही अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है तो कोर्ट ऑर्डर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो बहुत बार ऐसा होता था कि जजेस मैकेनिकली रूटीन में ऑर्डर पास कर देते थे कि नहीं तुम पुलिस इन्वेस्टिगेशन करो। तो उसी के कंटेक्स्ट में ये ओम प्रकाश अंबेडकर का जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जज साहब जो है, मजिस्ट्रेट्स जो है, दे मस्ट एक्ट जुडिशियसली एंड नॉट मैकेनिकली, कि केवल मात्र एप्लीकेशन लगाए तो ऑर्डर पास कर दो, ऐसा सही नहीं है। आप जुडिशियसली वहां पे एक्ट करें, आप देखें कि क्या इसकी जरूरत है या नहीं। तो कोर्ट का कहना है कि प्रिंसिपल जो फॉलो करना चाहिए वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन आप तभी ऑर्डर करें अगर उसकी जरूरत है, इफ इट इज नेसेसरी फॉर जस्टिस। दूसरी चीज, कोर्ट कैन नॉट प्रोसीड विदाउट इट, कि हम बिना इन्वेस्टिगेशन के हम आगे कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, तो आप तभी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर जो है वो दे। इसके बाद 175(3) की जब एप्लीकेशन आती है तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि पुलिस को सुना जाएगा। मैजिस्ट्रेट मस्ट हियर द पुलिस एंड ही मस्ट पास द रीजन्ड ऑर्डर। रीजनिंग आप लिखिए कि क्यों आप पुलिस को कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन इस केस में करें। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस एज फार एज द जजमेंट्स ऑफ 2025 इज कंसर्न्ड, ओम प्रकाश अंबेडकर का जजमेंट। अगला जो केस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस, जितने भी हमारे कानून के विद्यार्थी हैं, लॉ एस्पिरेंट, जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं,
और इवन एडवोकेट्स, है ना। तो आप सभी लोगों के लिए अगला जो जजमेंट मैं आप डिस्कस कर रहा हूं दैट इज आशीष कक्कड़ वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, 2025 का जजमेंट है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। इसमें बेसिकली मेमो, अरेस्ट मेमो एंड ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बात बताई। देखिए, एक होता है अरेस्ट मेमो कि जब पुलिस वालों ने किसी को अरेस्ट किया तो वो लिखेंगे कि जी कौन व्यक्ति जिसको हम अरेस्ट कर रहे हैं उसका नाम क्या है, कौन अरेस्ट कर रहा है, कहां पे अरेस्ट हुआ है ना, ये सारी चीज अरेस्ट मेमो में लिखी जाती है। फिर 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस की मौजूदगी में वो साइन होगा। अगर इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है तो पुलिस वाले ही 2 व्यक्ति विटनेस बन जाते हैं। वो एक जनरल प्रक्रिया है। लेकिन अरेस्ट मेमो और बनाना और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना दोनों सेम नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का इस केस में कहना है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है, इशू क्या है पहले मैं वो आपको बताता हूं कि वेदर एन अरेस्ट मेमो सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट फॉर फर्निशिंग द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, कि अगर एक्यूज, जो व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, अगर वो कहते हैं कि जनाब मुझे अरेस्ट किया लेकिन मुझे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट तो बताया ही नहीं, पुलिस ने मुझे नहीं बताया ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, लेकिन पुलिस कहती है नहीं जनाब देखो अरेस्ट मेमो है, हमने अरेस्ट मेमो में सब कुछ लिखा है। तो क्या अरेस्ट मेमो बनाना इस चीज को सफाइज करता है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो है वो बताए गए? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अरेस्ट मेमो इज नॉट इक्वल टू ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, है ना। फाइंडिंग्स क्या है कि अरेस्ट मेमो में कुछ चीजें होना अनिवार्य है। पहली, नेम ऑफ द एक्यूज, नंबर 2 प्लेस ऑफ द अरेस्ट, एंड नंबर 3 इज रेफरेंस टू को एक्यूज्ड स्टेटमेंट। तो ये अगर कोई को एक्यूज्ड है तो उसकी बात वहां पे लिखी जाती है। और नो सब्सटेंटिव पर्टिकुलर्स ऑफ द एक्विजिशंस। तो अरेस्ट मेमो में आप ये नहीं लिखते कि क्या मुकदमा है क्या है, लेकिन आप जनरल चीजें वहां पे जरूर लिखते हैं। लेकिन लीगल प्रिंसिपल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप ग्राउंड्स बताओगे तो ग्राउंड्स मस्ट बी क्लियर, मीनिंगफुल, और वो राइटिंग में होने चाहिए। आप उसको क्लियर लिख के बताएंगे कि उनको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक रिलेशन है वो हमारे संविधान के साथ है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 22 के साथ है, क्योंकि आर्टिकल 22 कहता है कि हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपने नॉन कंप्लायंस किया, अगर आपने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताए हैं, तो दैट अरेस्ट विल बी कंसीडर्ड टू बी इलीगल। और अगर कोर्ट ने रिमांड ऑर्डर भी दे दिया है तो रिमांड भी इलीगल माना जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। और इस जजमेंट को देते समय कोर्ट ने एक पुराना जजमेंट जो है उसको रेफर किया जिसका नाम था प्रभीर पुरकास्था वर्सेस स्टेट, 2024 का ये जजमेंट। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये जजमेंट है हमारा हिंदू लॉ से रिलेटेड। अगला जो जजमेंट है वो हिंदू लॉ से रिलेटेड है। हिंदू लॉ में एक कॉन्सेप्ट है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। जितने लोग नहीं जानते आपको मैं समझा देता हूं। अगर हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी एक व्यक्ति दूसरे को छोड़ के चला जाए तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, कि आप अपने मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करें, आप दाम्पत्य जीवन में दोबारा साथ में रहें, इसको लेके एक पिटीशन फाइल होती है जिसको हम सेक्शन 9 की पिटीशन कहते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये पिटीशन फाइल की जाती है। तो जिसमें जिस व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति छोड़ के चला गया वो पिटीशन डालता है कि जनाब इनको कहिए कि वो मेरे साथ आके कोहैबिट करें, मेरे साथ आके मैट्रिमोनियल रिलेशन में साथ में रहें, रेस्टिट्यूट करें हमारे कॉन्जुगल राइट्स को। अब सवाल यहां पे ये उठा कि अगर कॉन्जुगल राइट्स को रिस्टोर करवाने के लिए कोर्ट ने डिक्री पास कर दी है तो क्या ऐसे केसेस में मेंटेनेंस मिलता है या नहीं मिलता? इसको लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहा। केस का टाइटल है रीना कुमारी वर्सेस दिनेश कुमार महतो, 2025 का जजमेंट है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, रीना कुमारी वर्सेस दिनेश कुमार महतो। इशू क्या है पहले आप लोग ये समझिए। तो इशू है वेदर वाइफ इज इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस डिस्पाइट रिफ्यूजिंग टू कंप्लाई विद द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, कि हस्बैंड को वाइफ छोड़ के चली गई, हस्बैंड ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की पिटीशन फाइल करी सेक्शन 9 के अंदर, वाइफ ने मना कर दिया कि मैं साथ में नहीं रहूंगी, लेकिन क्या इसके बावजूद वाइफ जो है वो मेंटेनेंस मांग सकती है कि नहीं मांग सकती है, ये सवाल था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हां जी मांग सकती है, यस शी इज इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस, बिकॉज ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि अगर वो साथ में रहना नहीं चाहती, रिफ्यूजल कर रही है, तो रिफ्यूजल मस्ट बी बेस्ड अपॉन जस्ट कॉज, और मेंटेनेंस जो है वो 125 सीआरपीसी के अंदर जो है वो मांगा जा सकता है। और क्योंकि ये प्रोसीडिंग सिविल नेचर की होती है और सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए ये प्रोविजन बनाए गए हैं, तो हस्बैंड जो है उसकी मेंटेनेंस देने की जो जिम्मेदारी है वो खत्म नहीं होती है। इसीलिए कोर्ट ने जो प्रिंसिपल सेटल किया वो ये है कि हस्बैंड इज नॉट एब्सॉर्ब फ्रॉम merely because there is a due to this particular decree. इसके बाद अगला केस हमारे अगेन क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड, क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड है। जितने भी जुडिशियरी एस्पिरेंट्स है, बिकॉज मैं जुडिशरी के बच्चों की तैयारी करवाता हूं, एडीएस की तैयारी करवाता हूं, लॉ ऑफिसर्स के एग्जाम के बच्चों की तैयारी करवाता हूं, तो आप लोगों को अगला जो हमारा केस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आगे बढ़ने से पहले जितने भी कैंडिडेट्स जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ए प्लस लॉ अकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। कमेंट्स में उसको हम पिन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारा लिंक मिल रहा है, एप्लीकेशन पे आप जाइए। अगर कोई बच्चा आईफोन यूज करता है, अगर कोई भी बच्चा आईफोन यूज करता है तो आईफोन यूजर्स के लिए भी मैं बता देता हूं, आप लोगों को क्लास प्लस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। आप लोगों को क्लास प्लस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, क्लास प्लस। और क्लास प्लस का ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना है, जो है UHBZU, UHBZU। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कोड आप एंटर करेंगे, आप ए प्लस लॉ अकेडमी की एप्लीकेशन पे पहुंच जाएंगे। ए प्लस लॉ अकेडमी की इस एप्लीकेशन पे पहुंचने के बाद आप हमारे कोर्सेज में जाके आपको हमारा जुडिशरी का फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा, जो 2026 और 27 के लिए हम लोग बना रहे हैं। इस कोर्स में आपको कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगी, कंटेंट आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज्यादा वीडियोस। यहाँ पे 2 बैचेज हैं, एक बैच जो अभी हमारा पिछला 2025 का चल रहा था और एक अभी जो करंट बैच चल रहा है। तो अगर आप इस बैच में इनरोल होते हैं तो आपको करंट बैच की क्लासेस भी मिल जाएंगी, जिसमें अभी रिसेंटली हम लोगों ने सीपीसी कंडक्ट करा है, बीएसए, बीएनएसएस, बीएनएस कॉन्ट्रैक्ट, ये सब हम करंट बैच में चला रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको इसी के साथ एडिशनल में केस लॉ समरीज, नोट्स, टेस्ट पेपर्स और 1-to-1 इंटरेक्शन, आपको डेडिकेटेड गाइडेंस, आप जो आप चाहते हैं वो आपको देने की हम कोशिश करते हैं। तो सिर्फ 26,000 रुपए में ये कोर्स आपको मिल जाता है, 26,000 में। अभी इसमें डिस्काउंट चल रहा है तो ये कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं। आने वाले समय में इसके प्राइसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। तो ये एक चीज मैं आपको बताना चाहता था कि कंप्लीट कोर्स जो है वो आपको जुडिशरी का मिल जाएगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव टेकन दिस कोर्स एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स अलग अलग स्टेट्स में जुडिशियल ऑफिसर्स के एग्जाम्स को क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में और इवन अदरवाइज बाकी स्टेट्स में ए प्लस लॉ अकेडमी के 70+ कैंडिडेट्स जो हैं वो ऑलरेडी जुडिशियल ऑफिसर, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स या लॉ ऑफिसर्स जो हैं वो ऑलरेडी सिलेक्ट हुए हैं। तो बहुत सारे बच्चों को इसका फायदा हुआ है। तो आप भी अगर इनरोल होना चाहते हैं, यू कैन कम, यू कैन ज्वाइन अस। और एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड होगा वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप हमें संपर्क करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, इट इज 8894176736, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। पहले जो भी आपके डाउट्स है, आप डाउट्स क्लियर करिए। आपको जो तैयारी करनी है, आप कब एलिजिबल होंगे, कब आपकी तैयारी आप शुरू करना चाहते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो क्वेरीज आप क्लियर करिए। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, कॉल कर लीजिए, तो आपकी क्वेरीज एक बार क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको कोर्स परचेज करना है कि नहीं करना है। सो दैट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर कोर्स। चलिए वापस बात करते हैं। सो चलिए अब आगे बात करते हैं। जो अगला हमारा जजमेंट है, इट इज द 7th जजमेंट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। इस केस में अगला जजमेंट अगेन स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ अरेस्ट गाइडलाइंस को लेके। अब देखो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 2014 से अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट में गाइडलाइंस दिया, फिर उसके बाद सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई के केस में वही गाइडलाइंस को रिपीट किया गया, और बीच में कुछ जजमेंट्स और आए। अगर आप पढ़े हैं, आप डिटेल में जानते हैं, तो बीच में जजमेंट्स, राकेश शर्मा की जजमेंट आई, फिर सोशल एक्शन फोरम ऑफ मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट आया, फिर उसके बाद सत्येंद्र कुमार अंतिल की जजमेंट आई, और अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फिर से 2025 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वही बात दोहरा रहा है जो 2014 में अरनेश कुमार की जजमेंट में इन्होंने दोहराई थी। केस का टाइटल है विजयपाल यादव वर्सेस ममता सिंह का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जी जो गाइडलाइंस हम दे रहे हैं, उन गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, वॉयलेशन उनकी ना करें। इशू था वॉयलेशन ऑफ अरेस्ट गाइडलाइंस एंड कस्टोडियल अब्यूज। तो कोर्ट ने हेल्ड किया है दैट पुलिस मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द अरेस्ट गाइडलाइंस फॉर एग्जांपल गिवन इन अरनेश कुमार केस। और डायरेक्शंस जो हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दी। सारी स्टेट्स के डीजीपीज को ये आदेश दिया गया कि आप गाइडलाइंस को प्रॉपर फॉलो करें, और अगर आप वायलेशन करेंगे तो स्ट्रिक्ट एक्शंस जो हैं वो पुलिस के अगेंस्ट लिए जा सकते हैं। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट आप जरूर लिखिएगा। जितने लोग ऑलरेडी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, आप, आई बिलीव एंड आई नो कि आप सभी लोग अरनेश कुमार की जजमेंट, सोशल एक्शन फोरम ऑफ मानव अधिकार, सत्येंद्र कुमार अंतिल, सारी जजमेंट्स जानते हैं। तो अपने उस जजमेंट्स के पिटारे में एक और जजमेंट लिख लीजिएगा, इट इज विजयपाल यादव वर्सेस ममता सिंह। इसके बाद अगली जजमेंट की तरफ आते हैं। अगला जो केस मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं, 8th केस, ये है सीपीसी के ऊपर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब सीपीसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन आता है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स को लेके। उसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज आती है स्ट्राइकिंग आउट ऑफ द प्लीडिंग्स, कि अगर कोई भी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ने वेक्सेशियस प्लीडिंग्स,
अननेसेसरी प्लीडिंग्स या स्कैंडलियस प्लीडिंग्स जो है वो लिखी हैं, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि आप इन प्लीडिंग्स को हटाइए। तो ऑर्डर 6 का रूल नंबर 16 इस चीज को क्लियर करता है। तो उसी के कंटेक्स्ट में अनन्या कोचा शेट्टी वर्सेस लक्ष्मीबाई नारायण संतोष का ये जजमेंट है 2025 का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जी बल्कि प्लीडिंग्स और एआई जनरेटेड कंटेंट जो है ये नहीं चलेगा। आजकल बहुत बार हम ये देख रहे हैं, अभी रिसेंटली मेरे एक बहुत सीनियर एडवोकेट हमारे गुरु ही रहे हैं, तो उनसे भी मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी कहा कि आजकल तो एआई का जमाना है और बहुत सारे बच्चे जो नए बच्चे हैं या इवन जो जुडिशियल ऑफिसर्स है वो भी एआई का यूज कर रहे हैं। तो उसी के कंटेक्स्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, तो प्लीडिंग्स जो हैं वो बहुत डिटेल में नहीं होनी चाहिए, बल्कि नहीं होनी चाहिए। सीपीसी भी इस बात को कहता है दैट देयर मस्ट बी कंसाइज फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स, कंसाइज स्टेटमेंट्स मस्ट बी देयर ऑफ द फैक्ट्स। तो कोर्ट का ये कहना है कि जी आप प्लीडिंग्स को ब्रीफ रखें, कंसाइज करें। ऑर्डर 6 का रूल नंबर 16 कोर्ट को अलाउ करता है कि कोर्ट कैन ऑर्डर द स्ट्राइकिंग आउट ऑफ द प्लीडिंग्स इफ दे आर फ्रिवोलियस, विक्सिशियस और अननेसेसरी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पार्टीज ने बहुत लंबी लंबी प्लीडिंग्स बना दी हैं तो अननेसेसरी लॉन्ग जजमेंट्स जो है वो बनेंगी। क्योंकि होता क्या है, जब आप जजमेंट बनाते हैं तो जजमेंट के अंदर देयर मस्ट बी द ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस। तो अगर आपने प्लीडिंग्स इतनी ज्यादा लिख दी तो जजमेंट भी तो पड़ेगा, तो उसी को लेके कोर्ट ने कहा। और एआई जनरेटेड स्टेटमेंट्स फ्लैग्ड एज कंसर्न, क्योंकि एआई के जमाने में एआई का यूज करते हुए बहुत सारे जो एडवोकेट्स हैं या लिटिगेंट्स हैं और नए बच्चे जो वकालत में आए हैं वो एआई का यूज करके ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो उसको भी रिस्ट्रिक्ट करना है। बिकॉज आपकी रीजनिंग, आपका जो एक्चुअल प्रैक्टिस का जो तरीका है, कन्वेंशनल तरीका है, उसको आप फॉलो करें। एआई का आप यूज लिमिटेड तरीके से करें या विद इन द फ्रेम ऑफ लॉ करके अगर रह के अगर आप कर रहे हैं तो दैट इज ओके। तो ये चीज है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्टेटमेंट्स को हटाया जा सकता है, ऐसी प्लीडिंग्स को हटाया जा सकता है। इसके बाद अगला जो मैटर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं चार्जेस एक बार अगर फ्रेम हो जाएं तो बहुत बार सवाल उठता है कि क्या उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन, कुछ डिलीटेशन या कुछ एडिशन हो सकता है या नहीं। इसको लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। और एडिशन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ द चार्ज का जो एक प्रोविजन है 216 जो सीआरपीसी के अंदर था और बीएनएसएस का 239 जो है, तो उसमें मैं अगर आपको एक ब्रीफ दूं तो हमारा बीएनएसएस या सीआरपीसी का जो प्रोविजन है ऑल्ट्रेशन एंड एडिशन ऑफ द चार्जेस को लेके, वो ये कहता है कि दैट एट एनी स्टेज देयर कैन बी एडिशन और ऑल्ट्रेशन इन द चार्जेस। किसी भी स्टेज पे एडिशन या ऑल्ट्रेशन हो सकता है। लेकिन सवाल है डिलीटेशन ऑफ द चार्जेस, कि एक बार अगर चार्ज फ्रेम हुआ तो क्या उसको डिलीट किया जा सकता है। इसी कंटेक्स्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट आया है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई वर्सेस राज कुमार अरोड़ा के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट, बहुत बेहतरीन जजमेंट मैं कहूंगा। अगर आप डिटेल में ये सारी जजमेंट्स पढ़ेंगे यू विल नो कि किस तरीके से इनको फॉलो किया जा रहा है। तो इशू क्या है कि वेदर चार्जेस कैन बी डिलीटेड यूजिंग 216, क्या चार्जेस को डिलीट किया जा सकता है। लेकिन डिलीटेशन वर्ड तो 216 में नहीं लिखा है। 216 में एडिशन एंड ऑल्ट्रेशन वर्ड लिखा है कि चार्जेस में कुछ बदलाव करना हो या नया चार्ज ऐड करना हो तो हो सकता है, लेकिन डिलीटेशन नहीं हो सकती। अगर मैं आपको कानूनी प्रक्रिया अगर एक बार समझाने की कोशिश करूं तो अगर एक बार चार्ज फ्रेम हो जाए तो चार्जेस के बाद ट्रायल, उनके ऊपर ट्रायल चलता है। अगर ट्रायल के दौरान चार्जेस प्रूव हो जाए तो कन्विक्शन होगा, नहीं हुए तो एक्विटल होगा। लेकिन चार्ज को क्या डिलीट किया जा सकता है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं, सिर्फ एडिशन या ऑल्ट्रेशन हो सकती है, डिलीटेशन नहीं हो सकता। एक बार अगर चार्ज फ्रेम हो गया उसके बाद आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते। एक बार अगर चार्ज फ्रेम हो गया तो डिलीट नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस नो डिस्चार्ज वाया 227 और 216, कि एक बार अगर चार्ज फ्रेम हो गया, 228 सीआरपीसी बताता है कि चार्ज कैसे फ्रेम होगा। एक बार अगर चार्ज फ्रेम हो गया तो उसके बाद डिस्चार्ज की प्रक्रिया में थोड़ी जाओगे आप। चार्ज पे प्रॉपर बहस होती है, या तो उसी स्टेज पे डिस्चार्ज हो जाएगा या चार्ज फ्रेम होगा। तो अगर चार्ज फ्रेम हो गया उसके बाद को डिलीट नहीं कर सकती चार्ज को, ना उस व्यक्ति को डिस्चार्ज कर सकती है। और उसके बाद सिर्फ ट्रायल चलेगा और ट्रायल चलने के बाद या तो एक्विटल होता है या कन्विक्शन होता है। और इसके बाद ये सारी चीजें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही और पुरानी जजमेंट्स को ओवररूल किया, जिसमें देव नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट था, उसको कोर्ट ने रेफर किया और डॉक्ट्राइन क्लेरिफाई की और ओवररूल कर दिया कोर्ट ने पुरानी कुछ जजमेंट्स को। इसके बाद
अगले पॉइंट पे आता है। अगला जो केस है वो है 313 सीआरपीसी से रिलेटेड। 313 सीआरपीसी, 351 बीएनएसएस, स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज। तो स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज क्या है कि जब भी देखिए क्रिमिनल ट्रायल चलता है तो प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को रिकॉर्ड करने के बाद एक्यूज का बयान दर्ज किया जाता है, जिसमें जो भी वो एक्सप्लेनेशन देना चाहता है वो दे सकता है। उसके बाद डिफेंस एविडेंस जो है वो शुरू होगा, और अगर डिफेंस एविडेंस नहीं देना चाहता तो मैटर पे बहस की जाती है, आर्गुमेंट्स होते हैं। तो केस है अजीज अहमद शेख वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का, 2025 का जजमेंट है। इशू क्या है? फेलियर टू पुट प्रोसिक्यूशन एविडेंस टू एक्यूज फॉर एक्सप्लेनेशन। कि अगर एक्यूज जो है उसको मौका नहीं दिया गया, उसका 313 का बयान दर्ज नहीं हुआ, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नॉन कंप्लायंस लीड्स टू सीरियस प्रेजुडिस एंड मे रिजल्ट इन द एक्विटल। कि अगर आप एक्यूज को मौका ही नहीं दोगे एक्सप्लेनेशन देने का, कि प्रोसिक्यूशन के गवाहों ने, प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस ने कोर्ट में जो भी प्रूव किया उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्यूज को मौका दिया जाता है, और अगर आप नहीं दे रहे हैं सो अल्टीमेटली इट मे लीड टू सीरियस प्रेजुडिस टू द एक्यूज। तो एक्यूज, इफ द अपॉर्चुनिटी इज नॉट गिवन विद रिस्पेक्ट टू द इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस एटसेट्रा, तो ये एक सीरियस प्रेजुडिस है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 313 का बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, टू इंश्योर द फेयर ट्रायल एंड अवॉइड एक्विटल्स ऑन टेक्निकल और प्रोसीजरल ग्राउंड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को जो है ट्रायल कोर्ट को वापस रिमांड किया कि आप 313 का जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड करें, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई करें। इसके बाद अगला जो मसला है वो है 498 कैपिटल ए सीआरपीसी, क्रुएलिटी। बहुत जनता इस प्रावधान से प्रताड़ित ऐसा माना जाता है कि बहुत जनता बहुत सारे लोग, और मैं कहूंगा कि शादीशुदा मर्द, इस प्रावधान से बड़े प्रताड़ित अपने आप को मानते हैं। 498 कैपिटल है मिसयूज ऑफ द क्रुएलिटी को लेके बहुत बार आपने सुना भी होगा। तो क्रुएलिटी को लेके एक जो सेक्शन है 498 कैपिटल ए सीआरपीसी, और हमारे बीएनएस में सेक्शन नंबर 85 एंड 86, ये दो प्रावधान ऐड हुए। अब इसमें क्या है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया, इसका नाम है इट इज जनश्रुति पीपल्स वॉइस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक एनजीओ है, जनश्रुति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके ये केस हुआ। तो इन्होंने आईपीसी के 498 कैपिटल ले को चैलेंज किया, और कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन जो बीएनएस का था। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मेयरली बिकॉज मिसयूज है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोविजन ही गलत है। मेयरली बिकॉज देयर इज अ मिसयूज वी कैन नॉट डिक्लेयर दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, है ना। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं कि मिसयूज तो है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है कि इस प्रोविजन का मिसयूज तो है, बट फॉर एवरी मिसयूज 100 ऑफ जेन्युइन केसेस आर आल्सो देयर, है ना। कि एक व्यक्ति अगर मिसयूज कर रहा है, गलत, एक लेडी ने अगर गलत केस अपने हस्बैंड के अगेंस्ट रजिस्टर करवा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि जेन्युइन केसेस नहीं होते हैं, जेन्युइन केसेस भी होते हैं। तो अगर आप इस प्रोविजन को ही हटा दोगे तो जेन्युइन केसेस का क्या होगा, जो एक्चुअल में जहां पे प्रताड़ना है, जहां पे क्रुएलिटी है, वहां पे क्या होगा। सो प्रोविजन प्रोटेक्ट्स द विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक क्रुएलिटी, और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज इज नॉट इक्वल टू ग्राउंड फॉर इनवैलिडेशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रोविजन। तो ये एक पॉइंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राइट टू डिजिटल एक्सेस को लेके एक जजमेंट आया है, अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक दलील रखी गई कि सर ये जो केवाईसी के नॉर्म्स हैं, नो योर क्लाइंट, आप लोग जानते होंगे हर चीज का केवाईसी होता है, बैंक में जाओ तो केवाईसी, अपनी जमीन का केवाईसी, है ना, हर चीज को आधार के साथ लिंक किया जा रहा है। लेकिन एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब केवाईसी किया जाता है तो या तो रेटिना स्कैन होता है या फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने इस जजमेंट के अंदर, जजमेंट का टाइटल जैसे मैंने आपको दिया राइट टू डिजिटल, ये जजमेंट का जो टाइटल है इट इज अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को लेके ये जजमेंट है। इन्होंने कहा कि सर आप इन केवाईसी नॉर्म्स में कुछ चेंज कीजिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जैसे एसिड अटैक्स के विक्टिम्स हैं जिनके फिंगरप्रिंट्स नहीं है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो विजुअली इंपेयर्ड है, जिसका रेटिना स्कैन ही नहीं हो सकता, तो ऐसे लोगों का केवाईसी कैसे होगा। तो इसको रिवाइज करने की आवश्यकता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी डायरेक्शंस दी हैं कि आप अपने केवाईसी नॉर्म्स को रिवाइज कीजिए, इंश्योर करें कि विजुअली इंपेयर्ड लोग, एसिड अटैक के जो सर्वाइवर्स है, ऐसे लोगों को भी का भी जो केवाईसी है वो प्रॉपर्ली हो जाए, और डिजिटल एक्सेस जो है वो उनको भी मिलना शुरू हो। अगला जो जजमेंट है वो वन रैंक वन पेंशन से रिलेटेड है, लेकिन यहां पे मैं आर्मी की बात नहीं करूंगा। आर्मी में तो ओआरओपी काफी लंबे समय से अब जारी है। ये ओआरओपी हाईकोर्ट के जजेस के लिए जो है के लिए यहां पे बात हुई। अब क्या वन रैंक वन पेंशन फॉर हाईकोर्ट जजेस की बात है। केस का टाइटल है इन रीफिक्सेशन ऑफ पेंशन। तो ये रेफरेंस बेस्ड केस है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, 2025 का ये केस है।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जी हाई कोर्ट के जजेस जितने भी रिटायर हो जाते हैं तो उनको वन रैंक वन पेंशन के हिसाब से पेंशन मिलना चाहिए, सभी को बराबर पेंशन मिलना चाहिए। तो डिस्पैरिटी इन पेंशन अमंग द रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस की, कोई हाई कोर्ट के जज साहब हैं जो पहले रिटायर हो गए, कुछ 2025 में 26 में रिटायर हुए, तो उनकी पेंशन में बहुत वेरिएशन है, डिस्पैरिटी है, इक्वालिटी नहीं है। तो ये लेके एक रीफिक्सेशन ऑफ पेंशन को लेके ये एक रेफरेंस था। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऑल रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस आर इंटाइटल्ड टू इक्वल एंड फुल पेंशन, और प्रिंसिपल जो है वन रैंक वन पेंशन का, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको लागू किया जाए। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ऑन द बेस्ड ऑफ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट या सोर्स की बार से अपॉइंटमेंट हुआ या जुडिशियल ऑफिसर प्रमोट होकर हाईकोर्ट के जज बने, इसको लेके कोई डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। अगला जजमेंट सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्योंकि 2025 के हम सारे जजमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं तो उसको लेके भी आपको पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए, कोई आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है, तो यू मस्ट बी हैविंग दैट क्लेरिफिकेशन। और जितने भी लोग अभी तक हमारे चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, केसेस समझ रहे हैं, आप लोग अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हम सब्सक्राइब नहीं करते और पूरा वीडियो सुन के खत्म कर देते हैं, अगली बार नेक्स्ट अपडेट आपको नहीं मिलता। तो एक नोटिफिकेशन बेल आप जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो मिनिमम 3 इयर्स प्रैक्टिस मैंडेटरी फॉर जुडिशियल सर्विस एंट्री को लेके ये केस है। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कोर्ट ने 3 इयर्स रूल को मैंडेटरी किया। अभी आप सभी लोग जानते हैं रिव्यू पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मोडालिटीज कुछ की जाएंगी, बहुत ज्यादा बदलाव इसमें कुछ होगा नहीं, प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन इस पर्टिकुलर जजमेंट का रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको पहले भी आपने सुना भी होगा अलग अलग जगह कि मिनिमम 3 ईयर प्रैक्टिस रूल जो है वो जुडिशरी में लागू किया गया है। अगला जजमेंट जो है वो है बेल एप्लीकेशंस के ऊपर। जितने भी हमारे एडवोकेट्स है, यंग एडवोकेट्स, पुराने एडवोकेट, सभी लोग जो लीगल फील्ड से रिलेटेड है, बेल एप्लीकेशन को लेकर सत्येंद्र कुमार अंतिल के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी कि एंटीसिपेटरी बिल कितने समय में डिसाइड हो जाना चाहिए, रेगुलर बिल कितने समय में डिसाइड हो जाना चाहिए। तो उसी को लेके एक नया जजमेंट अन्ना वामन भालेराव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जजमेंट है 2025 का। बेल एप्लीकेशन मस्ट बी डिसाइडेड विद इन 2 मंथ्स, ये इसमें मेन इशू था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये इशू आया कि सर सत्येंद्र कुमार अंतिल की गाइडलाइंस आने के बावजूद भी बेल एप्लीकेशंस के डिस्पोजल में समय ज्यादा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि वहां पे गाइडलाइंस फिक्स हुई कि अच्छा आपको 6 हफ्ते में डिस्पोजल करना है, 2 महीने में डिस्पोजल करना है, तो वो गाइडलाइंस फिक्स हुई। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहना है कि बेल एप्लीकेशन शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रेफरेबली विद इन द 2 मंथ्स। और बेल क्यों जरूरी है, दैट इज पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पर्सन इज इन्वॉल्वड, है ना। बहुत ज्यादा पेंडेंसी अगर आप रखोगे तो अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं रहती है और जस्टिस जो है वो कहीं ना कहीं डिफीट हो सकता है। तो आर्टिकल 14 और 21 का हवाला देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी बेल एप्लीकेशन आती हैं उनको अर्ली डिस्पोजल 2 महीने के अंदर अंदर जो है फाइनल डिस्पोजल उनका कर देना है। इसके बाद अगला केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारी सारी हाई कोर्ट्स ने भी इस जजमेंट को लेकर सर्कुलर जारी किए। केस का टाइटल है सीबीआई वर्सेस मीर उस्मान अलाइज मीर उस्मान अली। ये जजमेंट जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट 2025 में जारी किया तो इस जजमेंट की कॉपी सारी हाई कोर्ट्स के पास पहुंची। सभी हाई कोर्ट्स ने लोअर कोर्ट्स को कहा कि आप इस जजमेंट के अंदर जो डायरेक्शंस है इसको फॉलो करें। तो आप सभी लोगों को भी पता होना चाहिए कि क्या गाइडलाइंस जो थी वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी कि इशू है कि कभी कभी क्या होता है जब ट्रायल कोर्ट में हियरिंग्स चल रही हैं तो वो कॉन्टिन्यूटी में नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस वहां पे कहीं ना कहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डे टू डे ट्रायल प्रैक्टिस मस्ट बी रिवाइव्ड। आप रेगुलर बेसिस पे ही ट्रायल की प्रोसीडिंग्स जो है उनको रखें, उसको डिसकंटिन्यू ना करें। क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक जज साहब है, वो केस को सुन रहे हैं, आज एक पेशी लगी, फिर एडजर्नमेंट दे दिया कि अगली डेट जो है वो 4 महीने बाद की, तो ट्रायल डिसकंटिन्यू हो गया। अब एविडेंस ने क्या लिखवाया, क्या बयान दर्ज हुए, उसको आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, उतना समय आपका लगेगा और हो सकता है जजमेंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव ना हो। तो ऐसे सिनेरियो में डे टू डे जो ट्रायल है वो होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन है कि अर्लियर प्रैक्टिस नाउ अबैंडेंड, कॉन्टिन्यूस हियरिंग इज एसेंशियल फॉर स्पीडी जस्टिस एंड इफेक्टिव एडजुडिकेशन, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी सभी हाई कोर्ट्स को कि आप एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें और इंप्लीमेंट करें ऐसा सिस्टम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर, ताकि कॉन्टिन्यूटी में ही सारा ट्रायल जो है वो चले। सिग्निफिकेंस क्या है कि एक तो सेंसिटिव केसेस जो होते हैं उनको मतलब आपने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से एक डे टू डे ट्रायल में आपने रखना है, और केसेस विद सोशल एंड पॉलिटिकल इंपैक्ट जो है उनको भी आप डे टू डे ट्रायल के बेसिस पे ही फॉलो अप करें। अगला जो मैटर है वो चेक बाउंस केसेस से रिलेटेड है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे दिया। केस का टाइटल है संजाबिज तारी वर्सेस किशोर एस बुरकार। ये 2025 का जजमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर धारा नंबर 138, जो नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूं कि जब चेक बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, उसको लेके ये जजमेंट है।
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 गाइडलाइंस यहां पे दी। पहला, कंपाउंडिंग गाइडलाइंस मॉडिफाइड, कि कंपाउंडिंग कॉम्प्रोमाइज कैसे होगा चेक बाउंस के केसेस में। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दामोदर एस प्रभु वर्सेस सैयद बाबालाल एच का जो केस था उसकी गाइडलाइंस को रिविजिट करने के लिए कहा है। और दूसरा है कि कैश लोन अबव 20,000 इज स्टिल इनफोर्सेबल। तो ये 2 पॉइंट्स जो थे ज्यादा रहे हैं यहाँ पे। और प्री कॉग्निजेंस समन्स जो हैं वो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस में। प्री कॉग्निजेंस समन्स है ना, कहने का मतलब क्या है, देखो बीएनएसएस के अंदर कुछ बदलाव है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर क्या बदलाव है। धारा नंबर 223 क्या कहता है कि जब भी आप कंप्लेंट रिसीव करते हो, मजिस्ट्रेट के सामने डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल हुआ, तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने से पहले एक्यूज को एक नोटिस जारी करेंगे, उसको सुना जाएगा, उसके बाद मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेंगे। दैट इज द प्रोसेस विच इज देयर इन द बीएनएसएस। सीआरपीसी में ऐसा नहीं था, लेकिन बीएनएसएस में ये लिखा हुआ है। लेकिन क्या ये जो रूल है कि कॉग्निजेंस लेने से पहले आप एक नोटिस या समन जारी करेंगे, क्या ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ऊपर जो केसेस आते हैं उन पे भी लागू होगा? द आंसर इज नो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो एक स्पेशल लेजिस्लेशन है और उसमें धारा नंबर 223 बीएनएसएस की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगला इसमें जो हमारा केस है दैट इज एलिजिबिलिटी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो ये भी केस सभी लोग जानते हैं, रजनीश वर्सेस केवी वर्सेस के दीपा का 2025 का जजमेंट है। इस जजमेंट के आने के बाद बहुत सारे जुडिशियल ऑफिसर्स भी अब हायर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं और वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। जितने भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स ऑलरेडी जो सर्विस में हैं लोग, और अगर आपका कंबाइंड एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट एंड जज 7 ईयर से ज्यादा का हो चुका है, 35 साल की आपकी एज कंप्लीट हो चुकी है, तो आप हायर जुडिशरी के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो लिखा है कि 7 ईयर्स ऑफ कंबाइंड एक्सपीरियंस एज एडवोकेट एंड जुडिशियल ऑफिसर, और आपका कम से कम 35 साल की उम्र जो है वो होनी चाहिए। तो इन सर्विस जुडिशियल ऑफिसर जो है वो एलिजिबल हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड है, सभी एडवोकेट्स अगर बार के मेंबर जो हैं और जो जजेस हैं सभी लोग इस पेपर को दे सकते हैं। अगला जो हमारा केस है, केस नंबर 19 मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये है वॉइस सैंपल्स कैन बी टेकन फ्रॉम द विटनेसेस। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है, एविडेंस एक्ट के या साक्ष्य अधिनियम अगर आप कहें तो उसके कुछ जजमेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इस केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है वॉइस सैंपल्स ऑफ द विटनेस को लेके, तो राहुल अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की ये जजमेंट है। आप सभी लोग अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे हैं तो जहां पे हम वॉइस सैंपल्स की बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, तो वैसे ही वॉइस सैंपल्स की भी बात होती है। तो राहुल अग्रवाल की इस केस में मेन इशू क्या था कि वेदर वॉइस सैंपल्स कैन बी टेकन फ्रॉम द विटनेस, क्या ये हो सकता है? क्योंकि एक्यूज्ड का वॉइस सैंपल लिया जा रहा है, ये तो सब जानते हैं, क्योंकि जब हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करते हैं या वॉइस आइडेंटिफिकेशन परेड करते हैं तो वहां पे एक्यूज्ड का वॉइस सैंपल लिया जाता है, उसको फोरेंसिक में जांच करवाई जाती है। उसी तरह से क्या विटनेस का वॉइस सैंपल लिया जा सकता है? द आंसर इज यस। मैजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट द एक्यूज्ड एज वेल एज द विटनेसेस टू गिव देयर वॉइस सैंपल्स। लीगल प्रिंसिपल है कि वॉइस सैंपल जो है वो एक मटीरियल एविडेंस है, सिर्फ टेस्टिमोनियल एविडेंस ये नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ये कहती है कि यहां पे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की कोई वायलेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़े हैं, केस लॉज आप जानते हैं, तो बहुत सारी जजमेंट्स है ना, पुटुकुरी कोटैया का जजमेंट हो, द्युमन उपाध्याय का जजमेंट हो, तो वो सारी जजमेंट्स इन्हीं फैक्टर से रिलेटेड है कि इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस जो है वो कैसे माना जाता है, कैन अ विटनेस बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस, कैन अ पर्सन बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, वो सारे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से रिलेटेड ये केस लॉज है। तो वहीं पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये कोई सेल्फ इनक्रिमिनेशन नहीं है। अगर हम किसी विटनेस को कह रहे हैं कि आप अपना वॉइस का सैंपल दो, तो वी आर नॉट आस्किंग हिमसेल्फ, वी आर नॉट आस्किंग हिम टू गिव एन एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ। हम तो सिर्फ एक मटेरियल एविडेंस ले रहे हैं, हम उसकी जांच करेंगे, जांच करने के बाद अगर कुछ भी इनक्रिमिनेटिंग निकलता है देन वी विल लुक आफ्टर द मैटर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। और इसी के लिए एक पुराना जजमेंट अगर आप याद करें तो रितेश सिन्हा का 2019 में एक जजमेंट आया था, रितेश सिन्हा वर्सेस यूनियन स्टेट ऑफ यूपी, उसको लेके भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिटरेट किया। और पर्सन जो वर्ड वहां पे यूज हुआ है, इट इज एक्यूज्ड एज वेल एज द विटनेसेस। अगला जो जजमेंट है 20th जजमेंट जो मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, वो है सेफगार्ड फॉर समनिंग एडवोकेट्स को लेके। अभी आप लोग जानते होंगे, अभी पीछे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर जो था उसमें सुनवाई हुई कि एडवोकेट साहब को समन किया गया और उनके गवाही रिकॉर्ड करने के लिए बोला गया, तो उसको लेके जजमेंट था। समनिंग एडवोकेट्स को लेके एक रेफरेंस था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया। इश्यू था कि आर्बिट्रेरी समनिंग ऑफ द एडवोकेट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, के एक केस में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी एक्यूज होगा वो एक्यूज अपने वकील की सलाह लेगा, वकील को सारी चीजें पता होती हैं और हम कानून की भाषा में उसको प्रिविलेज कम्युनिकेशन कहते हैं। उस चीज का एविडेंस कोर्ट में नहीं दिया जा सकता जब तक एक्यूज खुद हामी ना भरे।
अब अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एडवोकेट को ही समन कर ले कि भाई साहब आप बताइए कि एक्यूज ने आपको क्या बताया, तो इसको लेके एक सवाल उठा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एडवोकेट शुड नॉट बी समन्ड रूटीनली, summons only in the exceptional circumstances and requires the prior approval of the superior officers on documents and digital devices. Clients document with advocate not fully protected under 132. Production must follow judicial supervision. तो ये कुछ एक जो हमारा privilege communication का जो concept है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ गाइडलाइंस जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं कि कैसे कैसे क्या जो है मंगवाया जा सकता है, एक्सेप्शनल केसेस क्या हैं। तो एक प्रोविजन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर, वो ये कहते हैं दैट जज कैन कॉल एनी पर्सन एट एनी टाइम और इट कैन ऑर्डर एनी पर्सन टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट बिफोर इट और एनी अदर डिवाइस एटसेट्रा। तो वो जितनी भी चीजें जजेस अपनी पावर के अंदर मंगवा सकते हैं, प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर दे सकते हैं, वो बीएनएसएस के धारा नंबर 194 के साथ रिलेटेड है। तो ये कुछ प्रोविजंस का एक कोरिलेशन है। तो एडवोकेट्स जो हैं जनरली तो उनको प्रिविलेज मिलता है, लेकिन जो इन हाउस काउंसल्स होते हैं जो एक्चुअल में प्रैक्टिस नहीं कर रहे लेकिन किसी कॉर्पोरेट के अंदर हैं, लीगल एडवाइस देते हैं, ऐसे लोगों के लिए कोर्ट ने कहा है कि इन हाउस काउंसिल को लेके कि ही इज नॉट एन एडवोकेट एंड विद रिस्पेक्ट टू द प्रिविलेजेस व्हिच आर गिवन अंडर द एविडेंस लॉ। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर जो हमारा प्रिविलेज है वो इन हाउस काउंसिल्स को नहीं मिलता है, लेकिन जो एडवोकेट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं जो क्लाइंट को अपनी सर्विस दे रहे हैं उनको वो जरूर मिलेगा। अगला केस हमारा, अगेन इस पे मैंने पूरा एक डिटेल जजमेंट एक डिस्कशन किया था, मिहिर राजेशा का जो जजमेंट है आप लोग हमारे यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो मिहिर राजेशा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो है वो रिटर्न में ही देने हैं। अगर आप रिटर्न में नहीं दोगे या एक्यूज को लैंग्वेज नहीं समझ आ रही तो वो प्रॉपर कंप्लायंस जो है वो नहीं माना जाएगा और उसका मतलब ये है कि अरेस्ट या जो रिमांड है वो इलीगल है। इसके बाद अगला एक जजमेंट है नो कोटा फॉर प्रमोट जजेस इन द डिस्ट्रिक्ट जज पोस्ट। तो ये एक जजमेंट ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के टाइटल से आया है, 2025 में इशू था। डिमांड थी प्रमोशन को लेके, जो जजेस में जो प्रमोशन होगा जुडिशरी में उसको लेके कोटा का लेके जो एक डिमांड था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि देयर इज नो स्पेसिफिक कोटा और वेटेज अलाउड इन द जुडिशरी विद रिस्पेक्ट टू द प्रमोशंस। तो वंस इन हायर जुडिशियल सर्विसेज नो डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन सोर्स। तो ये कुछ एक जनरल पॉइंटर्स हैं जो आपको सिर्फ केस का टाइटल आपको पता होना चाहिए। लास्ट इसमें जो आज का जजमेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो है वर्चुअल ट्रायल को लेके। वर्चुअल ट्रायल, आप अगर बीएनएसएस के प्रोविजंस देखें, सेकेंड लास्ट प्रोविजन अगर आप देखें तो वहां पे आपको वर्चुअल ट्रायल की बात मिलेगी। तो राजकुमार अलाइज भीमा वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का 2025 का ये केस है। इसमें हुआ कि देखो वर्चुअल ट्रायल क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है वो ट्रायल चल रहा है। अब उसमें हो सकता है, अच्छा विटनेस की गवाही तो रिकॉर्ड होगी, क्रॉस कैसे होगा, ऑनलाइन कैसे क्रॉस होगा? बिकॉज जब ऑनलाइन जब हम क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, क्योंकि हम वकालत के पेशे से आते हैं, तो क्रॉस एग्जामिनेशन करते समय हमें बहुत तर्क वितर्क करना होता है, विटनेस की स्टेटमेंट देखनी होती है, उसको क्रॉस करने के लिए उसकी पुरानी स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट हम कर सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच वी हैव टू डू ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन। नाउ द पॉइंट इज, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने राजेश कुमार अलाइज भीमा वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के केस में इशू था कि यार वर्चुअल हियरिंग्स के दौरान क्रॉस एग्जामिनेशन में डिफिकल्टी आती है, इसको कैसे रिलेट किया जाए? तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया है कि ट्रायल कोर्ट मस्ट इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट प्रायर स्टेटमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स टू द विटनेसेस, कि जो भी उनके पुराने बयान है, कोई प्रायर स्टेटमेंट है, वो विटनेसेस को पहले ही मिल जाए। दूसरा, इसका लीगल बेसिस है, साक्ष्य अधिनियम के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं और पर्पस है कि इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाए और फेयर ट्रायल हो जाए। तो इसीलिए की प्रिंसिपल है कि प्रोसीजरल फेयरनेस मस्ट बी प्रिजर्व्ड इवन इन द वर्चुअल ट्रायल्स। तो जो भी व्यक्ति का आप बयान दर्ज कर रहे हैं उसका कोई प्रायर स्टेटमेंट है वो उसको पहले ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे दिया जाए, उसके बाद जो है क्रॉस एग्जामिनेशन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट 23 जजमेंट्स मैंने आज आपके साथ डिस्कस करी हैं इस सेशन में। ए प्लस लॉ अकेडमी, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग बहुत लंबे समय से ऑलमोस्ट 10 साल ए प्लस लॉ अकेडमी को अपनी सर्विसेज देते अब हो चुके हैं और हमारे YouTube के माध्यम से भी अब हमारा परिवार YouTube का जो है वो 18,000 से ऊपर होने वाला है। तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हम लोग आने वाले समय में और जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जुडिशरी से रिलेटेड, लॉ ऑफिसर एग्जाम से रिलेटेड या इवन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आती हैं उसको लेके भी जो है डिस्कशंस आपके साथ की जाए। तो इस 2025 की इन जजमेंट्स के बाद अब एक और मैं सीरीज आपके लिए लेके आऊंगा जो 2026 की जजमेंट्स में आपके साथ अब रिसेंट डिस्कस करने वाला हूं। तो उसमें भी एक पूरा हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी नई जजमेंट 2026 में आई हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
जरूरी है। ये जितनी भी जजमेंट्स मैंने की हैं ये सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच को ध्यान में रखते हुए किया है। जजमेंट्स तो बहुत है, नंबर ऑफ जजमेंट्स आर बीइंग पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, लेकिन हमें क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड रहना है, एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम क्रैक करना है, तो उसके लिए सारी जजमेंट्स रिलेवेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को ध्यान में रखा जाएगा। सो इसी के साथ साथ जिन लोग चैनल पे पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो अगर अच्छा लगे, और इसी के साथ साथ मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।